गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपीएसआई 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसकी आज है छठी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मूल अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप लोग सबसे पहले यह ध्यान में रखिएगा कि इसे दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। फिर इसके बाद आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकारों को दोस्तों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और मूल अधिकार जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं वो है दोस्तों न्याय संगत या इसी को कहा जाता है जस्टिसिएबल। अर्थात दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यदि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसे लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। और इसके बाद यहां से लास्ट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मूल अधिकारों की जो अवधारणा ली गई है भारतीय संविधान में वो ली गई थी अमेरिका या यूएसए से। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा गया। तो मूल अधिकारों को दोस्तों मूल इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी गारंटी भारतीय संविधान देता है और यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होता है। सर्वांगीण विकास मतलब यह हुआ दोस्तों कि व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए मूल अधिकार जरूरी हैं। बाकी मूल अधिकारों का जो प्रस्ताव पारित हुआ वो पारित हुआ 1931 में आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। इसके बाद आप लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों वो होता है वाद योग्य। वाद योग्य मतलब कि यदि आपको लगता है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों मुकदमा दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। तो मूल अधिकारों की पहली विशेषता यह हो गई कि जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट होते हैं वो होते हैं दोस्तों वाद योग्य या मुकदमा के योग्य। अर्थात यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप लोग मुकदमा कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। फिर इसके बाद मूल अधिकारों की दूसरी विशेषता है कि जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार होते हैं वो असीमित नहीं होते दोस्तों। अर्थात राज्य इस पर दोस्तों रीजनेबल प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब दोस्तों जब असामान्य स्थिति हो जाती है तब राज्य इस पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है जो कि उचित है। और यह उचित और अनुचित प्रतिबंध कौन डिसाइड करता है तो वो दोस्तों न्यायालय डिसाइड करता है कि कौन से प्रतिबंध उचित हैं और कौन से प्रतिबंध अनुचित हैं। तो बस यहां से आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो असीमित नहीं है। अर्थात राज्य इस पर कुछ उचित या अनुचित जो कि अपना न्यायालय डिसाइड करेगा प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बाद तीसरी विशेषता आप लोग ध्यान में रखिएगा मूल अधिकारों की, तो इसमें यह है कि जो फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार होते हैं दोस्तों वो भारतीय और विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त हैं। और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30
के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार या जो मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं वो सिर्फ दोस्तों भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जितने मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय एवं विदेशी दोनों व्यक्तियों को प्राप्त हैं। इसके बाद दोस्तों मूल अधिकारों की अगली विशेषता आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स होता है दोस्तों वह अस्थाई नहीं होता, अर्थात संसद के द्वारा फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जैसे दोस्तों जब आपातकाल या इमरजेंसी का कंडीशन होता है तो उस समय संसद के द्वारा सभी फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, जैसे जो अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों उनका हनन या उनकी कटौती नहीं की जा सकती चाहे कोई भी स्थिति हो, और ये दोस्तों सिर्फ प्राप्त है भारतीय व्यक्तियों को। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 को जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता आपातकाल की स्थिति में भी। इसके बाद अगली विशेषता आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा कोई नियम बनाया जाता है और वह नियम फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों का हनन करता है या मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है तो उस नियम को जो कि विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया है उस नियम को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। इसके बाद आप लोग फंडामेंटल राइट्स के जो अनुच्छेद है दोस्तों 12 से लेकर 35 तक उन्हें एक एक करके देख लीजिए। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12 और इसमें क्या है तो इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 12 में, अर्थात राज्य के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीजें राज्य में शामिल हैं उन्हीं की परिभाषा को दिया गया है अनुच्छेद 12 में। फिर अगला है अनुच्छेद 13 और इसमें है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां सुनी होगी। मतलब दोस्तों कि यदि कोई विधि या लॉ बनाया जाता है जो कि मूल अधिकारों से असंगत है या मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है तो उस विधि या लॉ को शून्य करार दिया जा सकता है कोर्ट या न्यायालय के द्वारा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अपना मूल संविधान या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुल 7 मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे, लेकिन दोस्तों वर्तमान संविधान में कुल फंडामेंटल राइट्स या कुल जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या है 6। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि जो छठा मौलिक अधिकार था जो कि था संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, इसे दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो वर्तमान समय में कुल मूल अधिकारों की संख्या है 6 जिन्हें हम लोग एक एक करके अभी देखते हैं। तो पहला मूल अधिकार है दोस्तों समता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी और इसे दिया गया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम और इसे दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। फिर इसके बाद तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इसी को कहा जाता है और इसे दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। फिर पांचवा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या इसी को कहा जाता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इसे दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। फिर इसके बाद पांचवा है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार या इसी को कहा जाता है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, अर्थात जो अल्पसंख्यक लोग हैं दोस्तों उनके संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार को बताया गया है अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक। फिर
इसके बाद दो फिर इसके बाद दोस्तों जो छठा मौलिक अधिकार था जो कि था संपत्ति का अधिकार, या इसी को कहा जाता था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे दिया गया था अनुच्छेद 31 में। इसे 44वें संविधान संशोधन या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल या अनुच्छेद 300A में, और इसे कर दिया गया लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि जो छठा मौलिक अधिकार था दोस्तों जो कि था संपत्ति का अधिकार, जिसे दिया गया था अनुच्छेद 31 में, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे कर दिया गया लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार, और इसे जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के ए में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो कि मूल संविधान में था 7वां और वर्तमान संविधान में है छठा मौलिक अधिकार, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसी को कहते हैं दोस्तों राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसे दिया गया है अनुच्छेद 32 में। तो इतनी बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि जो मूल संविधान था उसमें जो कुल मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या थी कितनी, तो वो थी दोस्तों 7, और वर्तमान संविधान में कुल जो फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या है 6। इसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 14, और इसमें है विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, या इसी को कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसमें जो दोस्तों विधि के समक्ष समता या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसे लिया गया है भारतीय संविधान में ब्रिटेन से, और इसका अर्थ यह होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सभी के लिए एक कानून होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी अमीर हो और कोई भी व्यक्ति जो कितना भी गरीब हो, सभी के लिए एक कानून होगा, किसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होगा अमीरी या गरीबी या स्टेटस के आधार पर। अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि मान लो वो प्रधानमंत्री हो गया, कोई एक समान व्यक्ति होगा, सभी के लिए सेम कानून होगा। फिर दूसरा जो इस अनुच्छेद का पार्ट है जो कि है दोस्तों विधियों का समान संरक्षण या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसे लिया गया है दोस्तों यूएस से या अमेरिका से, और इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि समान परिस्थितियों में समान लोगों के साथ असमान व्यवहार, जो कि एक उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। और जैसे कि दोस्तों हो गया SC ST रिजर्वेशन, या जो वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। तो इतनी बात आप लोग अनुच्छेद 14 से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 15, और इसमें है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, या इसी को कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो इसमें दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा सबसे पहले अनुच्छेद 15 का फर्स्ट, जिसमें दिया गया है राज्य, धर्म, लिंग, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर अगला है अनुच्छेद 15 का दूसरा, और इसमें है राज्य सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो या किसी भी जाति का हो। फिर अगला है 15 का चौथा, जिसमें दोस्तों जो अन्य पिछड़ा वर्ग है या ओबीसी समाज है उनके आरक्षण का प्रावधान जो है, जो कि किया गया था 93वें संविधान संशोधन 2006 के अंतर्गत। फिर
15 का 5वां है जो अभी दोस्तों ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया और ये व्यवस्था जोड़ी गई 103वें संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 16 और इसमें है लोक नियोजन के विषय में समान अवसर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो सरकारी नौकरियां हैं या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। और यहाँ पर दोस्तों अपवाद है, जो रिजर्वेशन मिलता है या जो आरक्षण मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस का, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 17 जिसमें है अस्पृश्यता का अंत या एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर इसके बाद दोस्तों अस्पृश्यता अधिनियम बनाया गया 1955 में, जिसके अंतर्गत 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना होता था। फिर इसके बाद इसमें दोस्तों संशोधन करके बना दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में, जिसमें सिर्फ 1 साल की जेल होती थी। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत या एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, और इसी के अंतर्गत अधिनियम बनाया गया जो कि है अस्पृश्यता अधिनियम 1955, जिसमें होती थी 6 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना। फिर इसमें दोस्तों संशोधन करके बना दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 में, जिसमें सिर्फ 1 साल की जेल होती है। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 18 जिसमें है उपाधियों का अंत या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। तो भारत में जितनी उपाधियां मिलती थी दोस्तों सभी को समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में सिर्फ दोस्तों 2 स्थानों पर उपाधियां दी जाती हैं, जिसमें पहला हो गया दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि यदि कोई पीएचडी कर लिया तो उसे दोस्तों कहा जाता है या उसे दी जाती है डॉक्टर की उपाधि। और सेना का जो स्थान, सेना में दोस्तों जो उपाधि दी जाती है, जैसे कोई होता है मेजर, कोई होता है कर्नल, कोई होता है लेफ्टिनेंट। तो अब सिर्फ उपाधियां 2 क्षेत्रों में दी जाती हैं, एक हो गया शिक्षा का क्षेत्र और दूसरा हो गया दोस्तों सेना में। इसके अलावा सभी जगहों पर जो टाइटल या उपाधियां दी जाती थी उनको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत या एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 19 जिसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत दोस्तों कुल 6 स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 19 का जो फर्स्ट है उसमें जो ए है दोस्तों, उसमें कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो यहां पर है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या इसी को कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब आपके बोलने एवं आपके एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसे दिया गया है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में, और इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है 19 का फर्स्ट का बी, और इसमें है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। मतलब आप शांतिपूर्वक ढंग से कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, ये अधिकार आपको देता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे दिया गया है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के बी में। फिर अगला है सी, और इसमें है संघ बनाने का अधिकार। मतलब आप कहीं भी किसी भी स्थान पर संघ या यूनियन बना सकते हैं, और इसे दिया गया है स्वतंत्रता के अधिकार की जो अनुच्छेद है 19 का फर्स्ट का सी। फिर अगला है डी, और इसमें है संचरण का अधिकार।
मतलब आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी संचरण या आ जा सकते हैं। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है ये मिलता है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी के अंतर्गत। इसके बाद पांचवा अधिकार है दोस्तों जो कि है ई में, और इसमें है निवास का अधिकार, अर्थात आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी निवास कर सकते हैं। और ये अधिकार हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ई के अंतर्गत। इसके बाद छठा जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों जो कि हमें प्राप्त है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत, उसमें है कि आप भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई भी वृत्ति या व्यवसाय कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या कारोबार कर सकते हैं। तो ये 6 स्वतंत्रता के अधिकार दोस्तों हमें प्राप्त हैं अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के अंतर्गत, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 20, और इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, या इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। और इसमें यह है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि अपराध के समय उसने किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 20 का जो सेकंड है उसमें दोस्तों दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान है, मतलब किसी व्यक्ति को दो दंड नहीं दिया जा सकता एक दोष के लिए। फिर जो 20 का थर्ड है दोस्तों वहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसमें सोम के खिलाफ गवाही से रोका गया है। तो अनुच्छेद 20 का जो 3 है उसमें स्वयं के खिलाफ गवाही से रोका गया है, और अनुच्छेद 20 का सेकंड में दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान की गई है। इतनी बात आप लोग अनुच्छेद 20 से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 21, और इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ्स एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर इसमें दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया अनुच्छेद 21A जो कि है शिक्षा का अधिकार या राइट टू एजुकेशन, और ये अनुच्छेद जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 22, और इसमें है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, या इसी को कहा जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। और इसके अंतर्गत दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और उस व्यक्ति को मनपसंद वकील करने का भी अधिकार है, और ये सब प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला है अनुच्छेद 23, और इसमें है मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का निषेध, या इसी को कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है मानव दुर्व्यापार या मानव का जो व्यापार होता था दोस्तों उसको रोका गया, एवं जो बालक श्रम या फोर्स्ड लेबर या बंधुआ जो मजदूरी होती थी दोस्तों उसको रोका गया अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 24, और इसमें है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, या इसी को कहा जाता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैक्ट्री। मतलब दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप किसी भी कारखाने में काम नहीं करा सकते, ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुच्छेद 25,
और इसमें है अंतः कारण एवं धार्मिक कार्यों के प्रचार की स्वतंत्रता। फिर अगला है अनुच्छेद 26 और इसमें है धार्मिक कार्यों के संचालन की स्वतंत्रता। ये दोस्तों प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। फिर अगला है अनुच्छेद 30 जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों पर खर्च धन कर या टैक्स से मुक्त होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 29 और इसमें है अल्पसंख्यकों या माइनॉरिटीज की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा करना। फिर अगला है अनुच्छेद 30 और इसमें है अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना। तो 29 और 30 ये दोस्तों माइनॉरिटीज के लिए हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जिसमें अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों की या माइनॉरिटीज की भाषा, लिपि और संस्कृत की सुरक्षा, और अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 32 जिसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसी को कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसमें कुछ पॉइंट है दोस्तों जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल या अनुच्छेद 32 फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। और इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि यदि फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो व्यक्ति हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये जो अनुच्छेद 32 है ये संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार ये जो अनुच्छेद 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। बाकी वैसे दोस्तों और सभी व्यक्तियों के अनुसार जो संविधान की हृदय एवं आत्मा है वो है प्रियम्बल या प्रस्तावना, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला पॉइंट आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और ये जो रिट के टाइप या प्रकार है होते हैं ये हैं दोस्तों कुल 5। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपना जो उच्च न्यायालय एवं जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। और ये रिट के कुल टाइप होते हैं 5, जिसमें सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया। और हाई कोर्ट रिट जारी करता है फंडामेंटल राइट के हनन होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, और यह निजी स्वतंत्रता से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित किया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कहां कहां पर हैबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा या एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि हिरासत कानून सम्मत है, तो यदि किसी व्यक्ति की हिरासत कानून सम्मत है तो वहां पर दोस्तों हैबियस कॉर्पस की रिट लागू नहीं की जा सकती। फिर दूसरा है यदि किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न्यायालय या विधानमंडल के अवमानना के तहत हुई है तब भी दोस्तों ये एप्लीकेबल नहीं होगी। और तीसरा है न्यायालय के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है या लिया गया है तब भी ये रिट लागू नहीं हो सकती। इसके बाद अगला आप लोग ध्यान में रखिएगा मैंडेमस या परमादेश, और
यह दोस्तों कब जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा? तो जब कोई सरकारी संस्थान अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल या असफल हो जाता है, तब यह रिट जारी की जा सकती है। और ये रिट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सरकारी संस्थानों के विरुद्ध दायर की जाती है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैंडेमस या परमादेश है, ये अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है? तो ये सार्वजनिक इकाइयों, प्राधिकरणों, निगमों, सरकार और अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ये रिट दायर की जाती है। और यह रिट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल नहीं है या कहाँ कहाँ पर दायर नहीं किया जा सकती? तो यह प्रेसिडेंट के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती दोस्तों, गवर्नर या राज्यपाल महोदय के खिलाफ नहीं दायर की जा सकती, और प्राइवेट एम्प्लॉय एवं प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये रिट दायर नहीं की जा सकती। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन, और यह दोस्तों निम्न न्यायालयों या लोअर कोर्ट के विरुद्ध जारी किया जाता है जब वे कोई काम अपने न्यायिक क्षेत्र के बाहर जाकर करते हैं। तो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन ये अवेलेबल या लागू होता है न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों पर और ट्रिब्यूनल पर, और ये दोस्तों अवेलेबल या लागू नहीं होता निजी व्यक्तियों पर, प्रशासनिक एवं विधायी प्राधिकरणों पर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है सर्टियोररी या उत्प्रेषण, और इसमें दोस्तों यह है कि यदि कोई विवाद या मामला है लोअर कोर्ट या निम्न न्यायालय में, तो जो लोअर कोर्ट है वह अपनी शक्ति से ज़्यादा कोई अधिकार उस मामले या विवाद पर प्रयोग न करे, वहां पर हाई कोर्ट को दोस्तों सूचित करे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये भी दोस्तों सर्टियोररी या उत्प्रेषण ये भी न्यायालयों से संबंधित है, और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये भी न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों और ट्रिब्यूनल पर दोस्तों अवेलेबल या लागू होता है, और यह अवेलेबल नहीं है निजी व्यक्तियों, प्रशासनिक एवं विधायी प्राधिकरणों पर। इसके बाद पांचवा और लास्ट है दोस्तों क्वा वेरेंटो या अधिकार परीक्षा, और इसमें सबसे पहली बात यह आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह पर्सनल नहीं होता, और यह दोस्तों किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण करने से रोकता है। अधिकार परीक्षा। इसके बाद अगला अनुच्छेद आप लोग ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 33, और इसमें है सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों एवं खुफिया एजेंसियों की जो फंडामेंटल राइट होता है दोस्तों उसे समाप्त कर दिया जाता है अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए। तो किसका मूल अधिकार समाप्त हो जाता है दोस्तों यहाँ पर? तो सशस्त्र सेनाओं का, अर्धसैनिक बलों का, पुलिस बलों का एवं खुफिया एजेंसियों का। फिर अगला है अनुच्छेद 34, जिसमें दोस्तों यदि किसी स्थान पर मार्शल लॉ या मार्टियल लॉ या जो सैन्य कानून है वो दोस्तों लागू हो जाता है, तो उस स्थान पर जो फंडामेंटल राइट है उसे सीमित कर दिया जा सकता है भारतीय संसद के द्वारा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।